आपके सब दर्शकों को मेरी नमस्ते। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एक लंबी इंतजार के बाद आखिरकार आपने तिथियां घोषित करी थी। एक तो उन तिथियों के बारे में आपके मुख से सुनना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए, कौन कौन सी तिथियां रहेंगी, कुल कितने परीक्षा केंद्र इसके लिए बनाए जाएंगे और क्या व्यवस्था रहेगी, सब विषय पर आपके मुख से सुनना चाहेंगे। देखिए धरनी जी, इस बात की जिज्ञासा सभी कैंडिडेट्स में थी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्यों नहीं लागू हो रहा है, और मैं आज बिल्कुल स्पष्ट रूप से सीधी जो हरियाणा की बात होती है ना, स्पष्ट रूप से बात करूंगा, कोई हेर फेर के आपसे कोई बात नहीं करूंगा। तो अल्टीमेटली हमने कल नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 5 और 6 नवंबर को हमारा एग्ज़ाम है। जो 5 नवंबर को है वो 2 शिफ्टों में है, इसी तरह से 6 नवंबर को 2 शिफ्टों में है। पहली शिफ्ट जो है वो 10 बजे से 11:45 तक है, और जो दूसरी शिफ्ट है वो 3 बजे से 4:45 है। रही ये बात जो जिज्ञासा और आपकी भी जिज्ञासा है कि हमने इतना लेट क्यों नोटिफिकेशन करना पड़ा और बच्चों को इतना इंतज़ार क्यों करना पड़ा, मैं आपके माध्यम से उन सभी कैंडिडेट्स को ये बताना चाहता हूँ कि आयोग की और एनटीए की कुछ न कुछ इस तरह की रणनीति होती है जो वो समय से पहले डिस्क्लोज नहीं कर सकते। आपने कल ही देखा कि सीटी के ऊपर हाई कोर्ट में जाके केस हो गया। कोर्ट ने टिप्पणी की क्या कि अभी तक तो डेट ही घोषित नहीं करी कि आपको स्टे कैसे दे दे। अगर यही नोटिफिकेशन कहीं 10, 15, 20 दिन पहले दिया होता तो शायद कोर्ट भी इस बात पे आ जाती कि इस पे कोई स्टे दे दें। तो कोर्ट को भी लगता है कि इतने टाइम में, इतना कम टाइम रह गया है, आयोग ने, एनटीए ने, सरकार ने पूरी तैयारी कर ली होगी, उसके 50-60 करोड़ रुपए भी खर्च होंगे, इस समय पे स्टे देना उचित नहीं है। तो मैं आज स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि देरी क्यों करते हैं, हम जानबूझ के करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हम जानबूझ के नहीं देरी करते, कुछ हमारी इसके ऊपर रणनीति होती है। अगर इसके केंद्रों के बारे में मैं जानकारी चाहूँ अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू है वो यूथ बहुत देखता है और यूथ सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा रहता है, आपको पता है, तो कुल संख्या कितनी है। दूसरा सवाल यूथ का ये रहता है ज़्यादातर कि परीक्षा केंद्र जो है, क्या जैसे पहले बच्चा नारनौल का रहने वाला है, परीक्षा केंद्र पंचकुला बन गया या सिरसा बन गया, इस बार क्या डेकोरम, क्या मापदंड आपने बनाए हैं, बच्चों को दूर तो नहीं जाना पड़ेगा कहीं, ये संशय सारों के मन में है। पूरे हरियाणा में 17 जिलों में ये एग्ज़ाम हो रहा है और चंडीगढ़ में हो रहा है एग्ज़ाम। झज्जर, रोहतक, दादरी, नूंह और जींद को छोड़ के बाकी सब जिलों में एग्ज़ाम हो रहा है और 1200 केंद्रों पर हो रहा है। और जो एग्जैक्ट आप फिगर आपको दूं तो 36,897 कैंडिडेट हमारे पास हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे को बुला के और एनटीए को बुला के ये निर्देश दिए हैं कि बच्चों को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, इसकी व्यवस्था आप करें। हमने उनको कहा भी कि हमारी मजबूरी होती है और हम रोल नंबर रैंडमली उठाते हैं, तो उन्होंने अपने एक्सपर्ट से, और वो खुद भी एक्सपर्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी खासियत है, वो कई चीज़ों में मास्टर हैं, वो उन्होंने एक सुझाव दिया और मैं अब उनके निर्देश पर चलते हुए कोई भी कैंडिडेट जो है वो 150 किलोमीटर से दूर नहीं जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट यमुनानगर का है वो चंडीगढ़ तक आ सकता है और उधर कैथल या करनाल, पानीपत तक जा सकता है। अब वो ऐसा नहीं होगा कि यमुनानगर का कैंडिडेट नारनौल, फरीदाबाद या महेंद्रगढ़ जाए। इसी तरह से हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनको 150 किलोमीटर के रेडियस में ही रखें। ये परीक्षा ऑनलाइन ली जाएगी या ऑफलाइन ली जाएगी? नहीं, ये ऑफलाइन ली जाएगी। ऑनलाइन का हमारा एक्सपीरियंस अभी तक कोई अच्छा नहीं रहा, तो हमने ये निर्णय लिया है कि हम ऑफलाइन लेंगे, जिसको हम OMR बेस्ड परीक्षा कहते हैं। इस परीक्षा के अंदर हरियाणा जनरल नॉलेज के कितने % क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई मापदंड आपने निर्धारित किए होंगे? क्योंकि पड़ोसी राज्य हिमाचल देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, ऑलमोस्ट सभी में 33-35% की एवरेज रहती है। देखिए, जैसे आपने कहा, क्वेश्चन पेपर जो बनाया है वो एनटीए ने बनाया है और रिजल्ट भी वही तैयार करेगी और सारी व्यवस्थाएं भी वही देख रहे हैं। हम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर और उनको हमारे से क्या सहयोग चाहिए वो देख रहे हैं। और गाइडलाइन तो आपने दी होंगी कि इस हिसाब से चलना है।
सिलेबस हमने उनको दिया है और जैसा कि आप कह रहे हैं बिल्कुल 25% इसमें हरियाणा का। और हमने जो कैंडिडेट्स को सिलेबस बताया है, हमने 2-3 महीने पहले कैंडिडेट को भी सिलेबस बता दिया था, सेम वही सिलेबस आने वाला है। विभिन्न परीक्षाओं के मतलब जैसे कि गणित है, मैथ के अलावा इतिहास है, भूगोल है, साइंस है, इन विषयों के लिए भी कोई अंक की संख्या निर्धारित की गई कि इतने अंक के सवाल जरूर पूछे जाएंगे? बिल्कुल, वो अभी एग्जैक्ट मेरे याद नहीं है कि सिलेबस हमने बच्चों को क्या बताया था। उसमें 25 क्वेश्चन हरियाणा, 5 मैथ, 5 हिंदी, 5 इंग्लिश, 5 कंप्यूटर साइंस, जीके के, अवेयरनेस के, एबिलिटी के, मेंटल उसके कि उसकी क्षमता क्या है सोचने की, आईक्यू मतलब आईक्यू कैसे देख सकते हैं हम उसका, इस तरह का सिलेबस है, वो बताया हुआ है हमने बच्चों को पहले से ही। तो इसका रिजल्ट एग्जाम लेने के कितने दिन बाद कोई टारगेट आपने फिक्स किया? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में कोई कोशिश की जाएगी? एनटीए ने हमारे को जो श्योर किया है वो कहा है कि 1 महीने से 1.5 महीने तक हम आपको फाइनल रिजल्ट बना के दे देंगे। जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का, वैसे तो आपने अभी रेफरेंस दिया उसका, जो मामला कोर्ट में पहुंचा, उस पर आपका सुझाव, आपकी राय क्या है? कोर्ट में 2 चीज़ों को लेके पहुंचा था ये कि लगभग 15,000 बच्चे ऐसे हैं जो उसी दिन एसएससी एमटीआर का पेपर भी देंगे। उनका कहना था कि ये डेटें आगे पीछे कर लो, पर हमने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, इस स्थिति में हम डेट आगे पीछे नहीं कर सकते। अब उन बच्चों की मर्जी है, वो हमारा एग्ज़ाम देना चाहते हैं या एसएससी एमटीआर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। दूसरा विषय इसलिए गया था, वो सीईटी को चैलेंज किया था बच्चों ने कि जो 4 गुना की शर्त है अगले एग्ज़ाम के लिए, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, वो 4 गुना की ना हो के क्वालिफाइंग नेचर होना चाहिए। तो इन 2 विषयों को लेकर गया था। मेरा मत, जो आपने पूछा क्या है, मेरा मत यहाँ कोई वैल्यू नहीं रखता, क्योंकि पॉलिसी जो है वो सरकार बनाती है और मैंने अपनी जो भावनाएं हैं और कैंडिडेट की भावनाएं हैं वो सरकार को पहले ही बता दी हैं। क्वालिफाइंग नेचर के एग्जाम्स यूथ भी चाहता है, आपका दृष्टिकोण क्या है? दृष्टिकोण मैंने कहा है कि जो मेरे पास बच्चों की तरफ से अनुरोध कह लीजिए, सलाह कह लिए, अच्छा सुजेशन कह रहा हूँ मैं इसको है, तो वो मैंने जिस मंच पे रखना था वहाँ रख दिया है। मेरा मत इसमें कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की आधिकारिक सूचना जारी होने में देरी को लेकर कहीं ना कहीं छात्रों में चर्चा है। दूसरा अहम सवाल ये है कि क्या एग्जाम की जो आधिकारिक सूचना है वो कम से कम 1 महीना पहले जारी नहीं होनी चाहिए, वेबसाइट पर अपलोड नहीं होनी चाहिए? वो मैंने शुरू में ही आपसे अपनी मजबूरियां बता लीजिए, ये अपनी रणनीति बताई है कि इसलिए लेट हुआ है। तो फिर ऐसी स्थिति में एनटीए की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना क्यों नहीं जारी की, ना वेबसाइट पर ना कहीं? एनटीए ने ये कहा कि ये चूंकि हम तो एक एजेंसी हैं, हम पेपर करा रहे हैं, तो इस तरह से बाकी भी हमारे पेपर किसी न किसी एजेंसी ने कराया होंगे, तो हम नोटिफिकेशन नहीं देंगे, आप ही अपनी तरफ से नोटिफिकेशन दें। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए सुरक्षा व्यवस्था, जितने भी सेंटर आपने बनाए, उसके लिए आपकी किस स्तर के अधिकारियों से मीटिंग हुई और कितनी पुलिस फोर्स तैनात की जाएगी इसके लिए? देखिए, इसके लिए मुख्य सचिव संजीव कौशल जी ने सभी डीसीज एसपीज की 1 बार नहीं 2-3 बार मीटिंग ले ली है और उन सबको समझाया। मैं भी बीच में था, मैंने भी कहा कि इस तरह के काउंट से भी ज़्यादा हमने एग्ज़ाम हम पहले करा चुके हैं, कोई नया टेस्ट नहीं है हमारे लिए ये, हमने इससे बड़े बड़े चैलेंज पहले स्वीकार किए हैं। पूरी कानून व्यवस्था जो है वो ठीक रहेगी और गवर्नमेंट ने अब की बार तो ये कहा है कि बच्चों को हम सब डिवीज़न तक या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक सरकारी बसों में ले जाएंगे और वहाँ से जो लोकल प्रशासन है वो प्राइवेट बसों के माध्यम से और स्कूल के माध्यम से बच्चों को नियरेस्ट जो परीक्षा केंद्र है उस पर छोड़ने का काम करेगी। आपके माध्यम से मेरा उन बच्चों से अनुरोध है जिनकी परीक्षा यमुनानगर में होने जा रही है, क्योंकि उन दिनों ही कपाल मोचन का मेला भी होने जा रहा है, तो उन सभी कैंडिडेट से मेरा अनुरोध है कि वो अपने उचित समय पर घर से निकलें, चाहे वो 1-2 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं, पर इतना मार्जिन लेके चलें कि वो ये भी संभावना करें कि यमुनानगर में कहीं जाम तो नहीं लग रहा होगा,
वहाँ पर कपाल मोचन का मेला है, उन कैंडिडेट से आपके माध्यम से मेरी ये प्रार्थना है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए अपेयर होने वाले बच्चों के लिए बस यात्रा मुफ्त रहेगी सरकारी बसों में, प्राइवेट बसों में, या नहीं? देखिए, मुफ्त करनी है या उनसे कोई फेयर लेना है, ये सरकार ने फैसला करना है। चूंकि हरियाणा में पंचायती चुनाव हो रहा है और आदमपुर में भी चुनाव हो रहा है, मैं ये कोई बात ऑथेंटिक रूप से नहीं कह सकता कि ये बस सेवा फ्री होगी। इस पे जो निर्णय लेना है वो सरकार ने लेना है। आपके हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के एक सदस्य ने इस्तीफा भी दे दिया, एक विधायक पुत्र ने उनकी शिकायत की। वह मामला आजकल बहुत सुर्खियों में है क्योंकि इलेक्शंस हैं, आप खुद भी मान रहे हैं, चाहे आदमपुर के हों या जिला परिषद पंचायतों के चुनाव हों, इनमें उठाया जा रहा है। हाँ, ये है कि उन पे कोई किसी ने आरोप लगाए थे और ये कहा था खर्ची और पर्ची चल रही है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर खर्ची और पर्ची चल रही होती तो विधायक का भांजा सर्विस पे लगा होता ना, तो इसका मतलब तो खर्ची और पर्ची चली ही नहीं और हमारा मेंबर भी एक किसी न किसी उसमें ठगी का शिकार हो गया या उस पर झूठे आरोप लगे एक तरह से। अगर उसने पैसे लिए होते तो फिर तो वो बच्चा लगा होता ना सर्विस जिसके लिए लिए थे। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, इसको लेकर कहीं ना कहीं कई ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो 42 साल की उम्र के हो चुके हैं, जिन्होंने अप्लाई किया है। 2 साल बाद मतलब इनकी अगर CET एग्ज़ाम लेने जा रही है, अब कहीं ना कहीं जब भर्ती के विज्ञापन आएंगे, ये एज क्रॉस कर जाएंगे, तो क्या उनके लिए पैमाना क्या रहेगा? उनका लिए जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो उन्होंने डेट ऑफ बर्थ फॉर्म भरते हुए जो प्रक्रिया अपनाई वो रहेगी, या उनको आगे कंसिडर नहीं किया जाएगा? नहीं, जिस दिन हमने पब्लिकेशन किया था कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, उस दिन से उनकी उम्र देखी जाएगी और उनको ओवरेज इसलिए ही नहीं किया जाएगा क्योंकि हमने जो पोस्ट हैं वो विड्रॉल की थी गवर्नमेंट के आदेश से। तो एक बार तो बच्चे पहले ये पोस्टें सारे भर चुके थे, जब उन्होंने पहली बार पोस्ट भरी थी तो हम एज का पैमाना उसके पास उनका वही रखेंगे, कोई ओवरेज नहीं होने देंगे उनको। अब मैं कुछ ऐसा सवाल लूंगा क्योंकि जो सोशल मीडिया के जो मित्र हैं वो हमें भेजते रहते हैं, लेकिन जब हमें समय मिलता है हम आपसे तब उसके रूबरू होते हैं, वो पूछते हैं। एक 5th ऑप्शन को लेकर सवाल उठ रहा है कि 5th ऑप्शन जो मार्क ना करने पर जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में कितने अंक काटे जाएंगे, क्योंकि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उन्होंने भी ये लागू किया था, लेकिन SCS के अंदर बाद में इसके लिए कोई चीज़ फिक्स नहीं कर पाए थे और ये मामला ऐसे ही रह गया था। नहीं, कोई मामला ऐसा नहीं रहा। HPSC में इसको लेके टाइम बत्ता को लेके कैंडिडेट गए थे कि इन्होंने जब सारे जो कॉलम है वो भरने कंपलसरी किए हैं तो इन्होंने एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया। इस पे कोई प्रश्न चिन्ह हाई कोर्ट या किसी कोर्ट ने नहीं लगाया कि 5th ऑप्शन क्यों होगा। जो 5th ऑप्शन होगा उसके लिए हमने टाइम अधिक दिया है बच्चों को, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्रेस में बच्चों को पूरी तरह से समझाया है। हमने कहा कि अगर कोई भी क्वेश्चन आप नहीं कर रहे हैं तो 5th ऑप्शन कीजिए, ये कहिए कि मैंने ऊपरले चारों में से कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया है। मेरा तो बच्चों से अनुरोध है कि वो कोई ना कोई क्वेश्चन करें, क्या पता तुक्के से उनका क्वेश्चन सही हो जाए। वो 5 ही ऑप्शन पे जाए ही ना, वो कोई ना कोई चारों ऑप्शन में से करे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। अगर वो खाली छोड़ेगा या 5th क्वेश्चन नहीं भरेगा ऑप्शन, तब उसके 0.95 जितनी एक क्वेश्चन की वैल्यू है उतने काटे जाएंगे। तो वो कोई ना कोई तुक्का तो मारे, क्या अब तक ठीक ही हो जाए क्वेश्चन। तो इसके लिए कितना समय एक्स्ट्रा दिए जाने का प्रावधान रखा गया? 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए हमने इसके लिए। अगर इसके अलावा जिक्र किया जाए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में जिस प्रकार से विभिन्न विषयों के लिए अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें, इनका जो आपने रोड मैप दिया है, जो एजेंसी परीक्षाएं करवा रही हैं, उसके लिए आपने उनसे क्या पूरी डिटेल में बातचीत की है सारे रोड मैप के बारे में? बिल्कुल, हमने उनको क्वेश्चन भी बताए हैं। हम कैंडिडेट को संख्या नहीं बता सकते कि मैथ के 5 आएंगे 7 आएंगे, पर NTA को हमने बिल्कुल क्लियर कहा है कि इस विषय के इतने क्वेश्चन, इस विषय के इतने क्वेश्चन, हरियाणा के 25 क्वेश्चन पूछना अनिवार्य है।